महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस का एक गुट अपनी करारी हार के लिए ईवीएम को दोष देने का पक्षधर नहीं है। ये वही दोनों राज्य हैं जहां 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगा था। हालांकि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी में ईवीएम को दोषी ठहराने के सवाल पर उभरे मतभेद स्पष्ट दिखने लगे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में हार से झटका नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में कराए गए पार्टी के आंतरिक सर्वे से पता चलता है कि महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनावों में हासिल की गई बढ़त को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस को कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षणों से पता चला था कि एकनाथ शिंदे सरकार की लड़की बहन योजना लोकप्रिय हो रही है। सर्वे में 88% लोगों ने कहा था कि उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी है। 42% लोगों ने कहा था कि उनके परिवार में इस योजना की लाभार्थियां हैं, तो वहीं 17% लोगों ने माना था कि इस योजना के कारण उनका वोट का रुख बदल गया। इस योजना को सफल होता देखकर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित एक बैठक में महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता देने का सुझाव दिया था। हालांकि तब महायुति गठबंधन ने लड़की बहन योजना के तहत दी जा रही 1,500 रुपए प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपए महीना करने का वादा किया था। इसके बाद महिला मतदाताओं में महायुति गठबंधन के लिए समर्थन बढ़ गया। मतदान से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने सोयाबीन किसानों से संपर्क किया और घोषणा की कि अगर एमवीए सत्ता में आती है तो सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल और बोनस तय करेगी। हालांकि एमवीए को इसका कोई फायदा नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 20 नवंबर 2024 को हुए मतदान से 4 सप्ताह से भी कम समय पहले अक्टूबर में 103 सीटों पर आंतरिक सर्वेक्षण कराए थे और इस सर्वेक्षणों में पता चला कि महाविकास अघाड़ी की 103 मजबूत सीटों में से वह सिर्फ 44 सीटों पर ही आगे थे। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान 54 सीटों पर एमवीए आ गई थी, यानी कि मतदान से पहले ही परिणाम को कांग्रेस भाप गई थी। वहीं उनके सर्वे में यह भी पता चला कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति 103 में से 39 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि वे 56 सीटों पर आगे निकल गई। इस सर्वे में यही एक बात एमवीए के पक्ष में रही कि मुस्लिम ही एकमात्र ऐसा वर्ग था जहां उसे पूरे बढ़त हासिल थी। सामान्य ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसबीसी, एसटी आदि वर्गों में एमवीए से आगे महायुति थी। पार्टी के आंतरिक सर्वे में 57,309 लोगों से सवाल पूछे गए थे, जिनमें 103 सीटों पर कांग्रेस ने आंतरिक सर्वे कराई थी। उनमें से 52 पर कांग्रेस, 28 पर शिवसेना, 21 पर एनसीपी शरद पवार और एक सीट पर सीपीएम और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि इस योजना ने प्रदेश में भाजपा की गठबंधन वाली महायुति सरकार की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी में जितने भी टॉप लीडर हैं सब साउथ से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और बहुत से लीडर हैं। उत्तर भारत से कोई भी प्रभावशाली नेता टॉप 5 में नहीं है। हिंदी बेल्ट बहुत कमजोर है, लेकिन अब केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस से छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की लगातार हार के बाद शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी को विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा राज्य स्तर के मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा और मूड को जीत में बदलना सीखना होगा। वहीं पार्टी के अन्य नेताओं ने भी अलग अलग तरह से इस दौरान अपनी बात रखी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के बोझ को कम करने का आग्रह कर दिया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के दौरान संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल चर्चा में रहे। उनकी बढ़ती जिम्मेदारियां और काम के बोझ पर कुछ नेताओं ने चिंता भी जताई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हालांकि वेणुगोपाल मेहनत और कठिन परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन उन पर काम का बहुत बोझ है और वे एक साथ कई चीजें संभाल रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि केसी वेणुगोपाल की कुछ जिम्मेदारियों को दूसरे नेताओं के बीच भी बांटा जाना चाहिए, यानी कि उनको कुछ पदों से हटा देना चाहिए। बता दें कि वेणुगोपाल राहुल सोनिया के अलावा खड़गे के भी करीबी हैं और वे संगठन के कई विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। हाल के चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें तुरंत चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियां और खामियों को
दुरुस्त करने की जरूरत है और ये नतीजे हमारे लिए संदेश है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्साह भरे नतीजों को हासिल करने के बाद विधानसभा के चुनावों में हमें धक्का लगा है और इसीलिए हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। पार्टी के नेताओं की आपसी लड़ाई पर सवाल उठाते हुए खड़गे ने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे सकेंगे। नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। इस बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे जी सख्ती से कार्रवाई करें। बैठक के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद बहाल होना चाहिए ताकि कार्यकर्ता सीधे उनसे मिल सके। खड़गे ने संकेत दिया कि पार्टी में ऊपर से नीचे तक बड़े बदलाव किए जाएंगे। कुछ नेताओं ने खराब संगठन ढांचे पर निशाना साधते हुए कहा कि कई राज्यों में संगठन नहीं है। उन्होंने कहा, कई राज्यों में हमारा संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। संगठन का मजबूत होना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हमें अपने संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करना होगा। हमें मतदाता सूची बनाने से लेकर वोट की गिनती तक रात दिन सजग, सचेत और सावधान रहना होगा। इससे पहले खड़गे ने कहा, हम स्ट्रिक्टली अनुशासन का पालन करें, हर हालात में यूनाइटेड रहना है। पार्टी के पास अनुशासन का भी हथियार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपने साथियों को किसी बंधन में डालें। इसलिए सबको ये सोचने की दरकार है कि कांग्रेस पार्टी की जीत में ही हम सबकी जीत है और हार में हम सबकी हार है। पार्टी की ताकत से ही हमारी ताकत है। कर्नाटक के मुस्लिम समुदाय सरकार पर 4% आरक्षण बहाल करने का दबाव बढ़ा रहा है। उसके पीछे कहानी है कि मुस्लिम का एक तरफा वोट देना। मुस्लिम समुदाय ने 4% आरक्षण बहाल करने के लिए इस महीने 3 विधानसभा चुनाव में जिस तरह वोट कांग्रेस को दिया, इसके बाद सरकार अब दबाव महसूस कर रही है। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में मतदान पैटर्न से पता चलता है कि समुदाय कांग्रेस पार्टी के पीछे एकजुट हो गया था। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए कोर्ट खत्म करना एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया था, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। शिवाजी नगर के कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद को पूरा भरोसा है कि कोटा बहाल किया जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि यह समुदाय का अधिकार है। उन्होंने कहा, हमें भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में रखा गया है। अदालतों ने जांच के बाद आरक्षण को तर्कसंगत बनाया। इसे हमसे रातों रात नहीं छीना जा सकता। 2 बार के विधायक ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय रूप से केस लड़ रही है। उन्होंने कहा कि समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने का भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 4% कोटा बहाल करने का काम कमोबेश पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार आधिकारिक घोषणा करने के लिए सही समय मिलने का इंतजार कर रही है। लोकसभा और उपचुनाव ने इस मुद्दे पर कार्रवाई में देरी की, क्योंकि सरकार को डर था कि इससे लिंगायत और वोकालिगा वोट अलग थलग पड़ जाएंगे, जिन्हें भाजपा सरकार के 2023 के फैसले के बाद 2% अतिरिक्त कोटा मिला था। एक मुस्लिम विधायक ने हाल के चुनावों में कांग्रेस के लिए समुदाय के भारी समर्थन की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि संशोधित भाजपा कोटे पर सुप्रीम कोर्ट पर रोक का मतलब है कि मुसलमानों के लिए तत्काल कोई परेशानी नहीं है। हम जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर कोटा बहाल करने के लिए दबाव डालेंगे। यह मुद्दा 1986 से 87 का है, जब ओ चिन्पा रेड्डी आयोग ने श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों, बौद्धों और ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों को 6% आरक्षण दिया था। इससे लगभग तुरंत कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कुल आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन न करे। 1995 में कर्नाटक में जनता दल की सरकार का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा ने मुसलमानों के लिए अलग से 4% आरक्षण की शुरुआत की और बौद्धों और SC धर्मांतरित ईसाइयों को आरक्षण मैट्रिक्स की श्रेणी 1 और 2A में समायोजित किया। यह नियम कानून 27 मार्च 2023 तक बरकरार रहा। इसके बाद बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया और नवनिर्मित 2C और 2D श्रेणियों के तहत लिंगायत और वोकालिगा को 2% बढ़ा दिया। अब जिस तरह सरकार को मुस्लिम वोट मिले हैं, उसके बाद कांग्रेस दबाव में दिख रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कोटा बहाल होगा या फिर नहीं।
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने यह कार्रवाई साल 2023 के जबरन वसूली मामले में की है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। शनिवार को ही भाजपा ने उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया। भाजपा का कहना है कि नरेश का संबंध गैंगस्टर से है और वे वसूली गैंग चलाते हैं। वो हवाला के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक शख्स ने कुछ तरल पदार्थ भी फेंक दिए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा के दौरान यह पूरी घटना घटी और इस दौरान आम समर्थकों ने उस शख्स को पकड़कर उसकी पिटाई भी शुरू कर दी। बाद में उसे पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि केजरीवाल पर जो तरल पदार्थ फेंका गया वो स्प्रिट है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी को दोषी ठहराया है तो वहीं बीजेपी ने इसे केजरीवाल की नौटंकी करार दिया। इन्हीं सबके बीच देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लंबे वक्त से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू है और इस योजना के तहत लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। दिल्ली भी उन्हीं राज्यों में से एक है जहां आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, लेकिन संभव है कि जल्द ही आतिशी सरकार बड़ा यू टर्न लेकर इसे अपने राज्य में अपना लेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जब यह समझा कि दिल्ली सरकार की मुफ्त इलाज की योजना ज्यादा कारगर नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को अपनाने का रास्ता निकालें। दिल्ली की सीएम आतिशी ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसमें पेश आंकड़ों से पता चलता था कि अगर दिल्ली सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत बीमा योजना को अपनाती है तो उसके खर्च में काफी कटौती होगी। यह वही वक्त था जब पहली बार आप सरकार ने केंद्र सरकार की इस स्कीम को नरमी दिखाई थी। केंद्र की आयुष्मान भारत बीमा योजना की लंबे वक्त तक दिल्ली की आप सरकार ने आलोचना की थी। वहीं अब इस परिवर्तन के पीछे एक और कारण यह है कि हाल ही में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का आयुष्मान भारत योजना के तहत सार्वभौमिक कवरेज में शामिल किया गया है। आतिशी ने गुरुवार को यह भी कहा था कि आप सरकार आयुष्मान भारत को सैद्धांतिक रूप से लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र और दिल्ली की स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के बीच विरोधाभास के कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार की योजनाओं के अनुसार किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज निःशुल्क है। दिल्ली सरकार की स्कीम के मुताबिक अगर सर्जरी या जांच में बहुत देरी हो रही है या सरकारी व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर मरीज को किसी निजी अस्पताल में रेफर कर सकता है, जहां सारा खर्च सरकार वहन करेगी। यह गरीब मरीजों के लिए दिल्ली आरोग्य कोष योजना के अतिरिक्त है। स्वास्थ्य विभाग ने सुझाव दिया है कि सरकार अपनी योजनाओं को जारी रखते हुए आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करे। अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक टीम को पहले भी इस योजना के सफल क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान भेजा गया था। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने कहा कि अगर आयुष्मान भारत को लागू किया जाता है तो इससे पैसे की बचत होगी, जिसे बुनियादी ढांचे में विकास पर खर्च किया जा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मिली करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं के एक वर्ग द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ पार्टी के गठबंधन जारी रखने पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस खेमे में भी यूबीटी को लेकर ऐसा ही कहा जा रहा है। इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दे दिया। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने कहा है कि आने वाले वक्त में अब वो दिन दूर नहीं जब उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में परिवार को साथ लेकर देश छोड़कर जाएंगे। रामदास कदम ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर उठाए सवालों को लेकर भी निशाना साधा। रामदास कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा का अपमान किया। रामदास कदम ने महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम के जरिए बेईमानी के आरोप पर भी विपक्ष पर निशाना साधा। रामदास कदम ने कहा कि जब भी महाविकास आघाड़ी कोई चुनाव हारता है तो सबसे पहले वो ईवीएम पर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन इसी सिस्टम से वो दूसरे अन्य चुनाव में अच्छा परिणाम पाते हैं तो वहां चुप हो जाते हैं। ये ईवीएम पर आरोप लगाकर महाराष्ट्र की जनता को सिर्फ भटकाना चाहते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने हाल ही में हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी, जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया गया था और इसी के साथ कुछ हारे हुए उम्मीदवारों ने उद्धव ठाकरे से स्वतंत्र चुनाव लड़ने का मुद्दा भी सामने उठाया था। गौरतलब है कि जल्द ही मुंबई महानगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और यहां पिछले 24 साल से उद्धव ठाकरे की मुंबई पर सत्ता में रही है। इसे देखते हुए यूबीटी नेता बीएमसी चुनाव अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रही है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव स्वतंत्र लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में मतभेद देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर फाइनल फैसला केंद्रीय पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करेगा। वरिष्ठ राज्य
राष्ट्रीय कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि ये व्यक्तिगत राय है और अब पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। हम इन चुनावों के परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं और नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद अपनी आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। एनसीपी नेताओं ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करते हुए चुप्पी साध ली। शिवसेना नेता और राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने गुरुवार को फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर अति आत्मविश्वास का आरोप लगाया और दावा किया कि उसके नेता चुनाव होने से पहले ही मंत्री पद पर चर्चा कर रहे थे। उद्धव सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से केवल 20 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके अलावा कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी को केवल 10 सीटें हासिल हुई। इसका ये मतलब है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एमवीए 46 सीटों पर सिमट कर रह गई।